नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। काफ़ी सारे क्यू एंड ए में क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम म्यूचुअल फंड ये वाला ले लें, हम क्या इंडेक्स फंड लें या फिर ईटीएफ मिले। दोस्तों उसका मैंने ये ज़बरदस्त वीडियो बनाया, इसमें सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको अपनी लाइफ के सिर्फ 15 मिनट्स देने हैं, उसके बाद आपको इस टॉपिक पे कभी भी कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा। जैसा मैंने आपको लिखा है, म्यूचुअल फंड सही नहीं है। म्यूचुअल फंड सही नहीं है, उसके कारण क्या है उसके बारे में जानकारी करेंगे। वाई इंडेक्स फंड्स आर बेटर दैन म्यूचुअल फंड्स, एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स, उसके बारे में बात करेंगे। भाई डिफरेंस क्या है म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ में, बेनिफिट क्या है ईटीएफ और इंडेक्स फंड में, इंडेक्स फंड या फिर ईटीएफ या फिर दोनों क्या लिया जाए, और मैं क्या करता हूं मेरे हिसाब से आपके लिए क्या प्रो टिप्स हैं, इस जानदार वीडियो में हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। प्लस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो स्मैश करें लाइक बटन, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचता है, उनको भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिलती है, दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। सो प्लीज बी पार्ट ऑफ दिस शेयरिंग एंड स्मैश द लाइक बटन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विल बिगिन। तो दोस्तों इस आशा के साथ आपने स्मैश कर दिया लाइक बटन, हम लोग चलेंगे भाई सबसे पहले पॉइंट पे कि भाई म्यूचुअल फंड सही नहीं है क्यों। नंबर वन, म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको कब पता चलता है? आपको पता चलता है जब उसके क्वार्टर के क्वार्टर की डिक्लेरेशंस आती हैं, इसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया और यहाँ पर सेल कर दिया, तो आपको पता चलता है। वो भी तब जब आप बहुत बड़े जागरूक निवेशक हैं, तो अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलता, आप सिर्फ एसआईपी किए जा रहे हैं, धमाधम एसआईपी किए जा रहे हैं। भाई वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, उसने यस बैंक में इन्वेस्ट किया, या उसने आईसीआईसीआई बैंक में किया, या उसने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में किया, या उसने किसी डूबती नाव में इन्वेस्ट कर दिया, आपका कोई कंट्रोल है? आपका कोई कंट्रोल नहीं। आप सिर्फ उसको एसआईपी कर सकते हो बस। तो आपको क्या करना होता है, आपको वेल रिसर्च करना होता है। वेल रिसर्च करने के बाद भी आपका पैसा कहाँ जा रहा है आपको उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो वो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरे पैसे पे मेरा कंट्रोल हो। इसीलिए मुझे म्यूचुअल फंड सही नहीं लगता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जो मैं सोचता हूं ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल व्यू है। कमिंग ऑन टू एक्सपेंस रेशियो, म्यूचुअल फंड के जो भी खर्चे होते हैं, उनकी सैलरी होती है, उनकी बिल्डिंग का खर्चा, उनका स्टेशनरी का खर्चा, उनकी लाइट का खर्चा, उनके पीएन का खर्चा, सारा का सारा आप वहन करते हैं। यू गिव द एक्सपेंस रेशियो ऑफ 2% ईच, जो जाता है उनके सैलरीज, उनके एक्सपेंडिचर को फंड करता है। और ऑफ कोर्स उसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी कोई भी खराबी नहीं है। आफ्टर ऑल पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा आपकी जेब से जाता है, जहां से आप उनकी सैलरी पे करते हो, उनके स्टेशनरी के खर्चे, उनकी लाइट, बिजली, पार्टी, व्हाटएवर, ये सारा का सारा एक्सपेंडिचर आपके एक्सपेंस रेशियो से जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई एक्सपेंस रेशियो से आपको क्या नुकसान है। आपको बहुत जबरदस्त नुकसान है, उसको मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे आपकी उम्र है 25 ईयर्स, और आपने सोचा कि भाई 10,000 रुपए की मैं एसआईपी स्टार्ट कर देता हूं। जब मैं रिटायर होऊंगा अराउंड 65 पे 40 ईयर्स के बाद में, तो मुझे 15% के हिसाब से आराम से रिटर्न मिल जाएंगे एसआईपी करते करते। तो दोस्तों मेरे कितना मिलेगा पैसा वो देख लेते हैं। तो भाई 10,000 रुपए की एसआईपी आपने करी है, 10,000 की आपने एसआईपी करी फॉर 40 ईयर्स, तो देखते हैं भाई कितना रिटर्न बनता है। तो आपको जानकर के खुशी होगी कि आपको 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने पर आपका पैसा 65 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, और पैसा बना है ऑलमोस्ट 31 करोड़ 40 लाख। तो करीब 31.5 करोड़ रुपए बन गया है 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके 40 ईयर्स के लिए। लेकिन यहीं पर आपका 2% का जो एक्सपेंस रेशियो है वो अगर खा जाता है म्यूचुअल फंड के द्वारा, तो दोस्तों आपको कितना बुरा झटका लगेगा उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट किया था, जो कि नॉर्मल है अगर आप शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसको अगर आप 13% कर लेते हैं, तो आप देखिए 2% जो कि आपने निकाल दिया है एज एन एक्सपेंस रेशियो, तो यू विल बी गेटिंग अ शॉक ऑफ योर लाइफ। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, आपको जो 31 करोड़ 40 लाख मिलने थे वो मिलेंगे मात्र 16,35,000। तो 50% का नुकसान आपको सिर्फ 2% के एक्सपेंस रेशियो से। तो दोस्तों ये 2% को हल्के में ना लिया जाए। अगर आप ले रहे हैं तो आपके नैन चच्छू मैंने खोल दिए हैं, अगर अभी भी नहीं खुले तो भाई म्यूचुअल फंड सही है।
नेक्स्ट एक और मार्केटिंग का गिमिक होता है भाई म्यूचुअल फंड्स का कि भाई हर एक गोल के लिए एक एसआईपी खोल दो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई मेरे हिसाब से ये इस मार्केटिंग गिमिक में आपको नहीं फंसना चाहिए। आपको अगर म्यूचुअल फंड की स्कीम लेनी है तो एक दो बहुत अच्छी आप स्कीम्स ले लीजिए, उसमें इन्वेस्ट करिए। क्यों? जितनी ज़्यादा आप स्कीम बढ़ाते जाते हैं उतने नंबर ऑफ शेयर्स आप बढ़ाते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्कीम में कम से कम 50 तो शेयर होंगे ही होंगे। आप इसी प्रकार की अगर 10 स्कीम ले लेते हैं तो आपके पास कितने हो गए स्टॉक्स, कितने शेयर हो गए? 500 कंपनी के। उसमें अगर आप एवरेज ही मिला लो, कुछ एवरेज में निकल गया तो भी 300 कंपनी के शेयर तो हैं ही। इतना ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन करोगे क्या? तो आप समझ लीजिए कि अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनीज में तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो। नंबर वन, आफ्टर ऑल आपके जाके रिटर्न जब आप 40 साल बाद देखोगे तो आपको लगेगा यार इससे अच्छा तो मैं एफडी कर लेता। तो भाई समझ रहे हैं आप? तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है, प्लस हर एक स्कीम के अपने एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंस रेशियो होते हैं, वो आप भरते चले जाते हो और अल्टीमेटली आपको क्या मिलता है वो आपको सोचना है। ओके तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे भाई कि आपको जो भी सिलेक्शन करते हो म्यूचुअल फंड का तो आप देखते हो भाई इसको क्या रिटर्न मिल रहे हैं, क्या शानदार रिटर्न मिल रहे हैं यार 20%। भाई वो स्टार्टिंग के कुछ सालों में आपको अच्छा रिटर्न दे देगा, डेफिनेटली दे देगा। उसमें क्या होगा, बहुत आपके जैसे रिटेल निवेशक उसमें जाके पैसा लगा देंगे, लेकिन जैसे ही उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ेगा, जैसे उसके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी इन टर्म्स ऑफ एसेट, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 35% से ज़्यादा का पैसा एसेट मैनेजर अपने हाथ में नहीं रख सकता। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और वो स्टॉक अगर कॉस्टली भी है, महंगा भी है, तो भी उसको जबरन उस स्टॉक को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा कैश वो रख नहीं सकता हाथ में। तो वो सस्ते रेट का वेट कर नहीं सकता, कॉस्टली खरीदना पड़ेगा। तो आपके रिटर्न एकदम प्लमेट होते चले जाएंगे और आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है, मैं तो उसमें अच्छे फंड में लिया था। सो दिस इज द रीजन दोस्तों, जब आप लेते हैं तब आपको कंफर्म नहीं होता कि भाई किस फंड में लूं, क्योंकि उसमें उसकी रेटिंग कम होती है, और जब उसकी रेटिंग अच्छी होती है उसके बाद उसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत बढ़ चुका होता है। इसीलिए दोस्तों अपना फंड मैं खुद अपने हाथ से इन्वेस्ट करता हूं, और इसीलिए मुझे लगता है म्यूचुअल फंड सही नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं इंडेक्स फंड में निवेश, उसको भी ऑन डिप्स। अब क्या करता हूं भाई, इंडेक्स फंड में क्यों करता हूं? इंडेक्स फंड इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे भारतवर्ष, हमारे प्यारे भारतवर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसको इंश्योर करने के लिए कि भाई निफ्टी एकदम से धड़धड़ धड़धड़ ना गिरता चला जाए, हमारी गवर्नमेंट पूरा जोर लगाएगी। वो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज लुकिंग एट सेंसेक्स एंड निफ्टी, कैसा सेंसेक्स परफॉर्म कर रहा है। तो वो ज्यादा देखेगा कि भाई कोई देखेगा कि वो फला फला म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। आप बताइए, कोई म्यूचुअल फंड को देखता है कैसा परफॉर्म कर रहा है? सब देखते हैं सेंसेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है। पूरी दुनिया की नजरें उस पर हैं। वेरी वेल मैनेज, काफी अच्छे से मैनेज होता है। जो भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती उसको निकाल के बाहर कर देते हैं, और उसकी एनएवी भी म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा कम ही होती है। उसके अलावा एक्सपेंस रेशियो इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, 0.1, मतलब इतना होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल के बराबर। ट्रैक करना आसान है, इन्वेस्ट करना आसान है। जिस दिन भी सेंसेक्स गिरेगा, बड़ी बड़ी खबरों में छपेगा सेंसेक्स धड़ाम हुआ, आपको पता चल जाएगा भाई वो दिन आ गया है जब मुझे एक लॉट इंसर्ट कर देना है, इन्वेस्ट कर देना है। तो कितना आसान है ट्रैक करना, कितना आसान है इन्वेस्ट करना, बाय ऑन डिप्स करना। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के बारे में बात हो गई, अब बात करते हैं ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ भी इंडेक्स का भाई है, उसी सेम इंडेक्सिंग पे काम करता है। इंडेक्स फंड है, इंडेक्स पे काम करेगा, और लंबे समय में इट ऑफन बीट्स एक्टिवली मैनेज फंड इन द लॉन्ग रन। तो दोनों ईटीएफ और इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट है सेम, इंडेक्सिंग का। ये लेकिन फर्क क्या है कि भाई इंडेक्स फंड में और ईटीएफ में फर्क क्या है, वो तो मैं भी आपको आगे समझाऊंगा अच्छे से। फिलहाल आप ये समझिए कि वो स्टॉक की तरह ट्रेड होता है, उसमें आप लाइव ट्रेड डाल सकते हो और लाइव निकाल सकते हो। आज सुबह डाला और दोपहर को निकल गए, 1 घंटे बाद निकल गए, आधे घंटे बाद निकल गए। सो इसी एग्जांपल के तौर पे निफ्टी 20। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम भी समझ लेते हैं। भाई पहली चीज तो ये है कि इंडेक्स फंड का थोड़ा सा हायर होता है एक्सपेंस रेशियो। हायर कितना होता है? फॉर एग्जांपल 0.1%, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है, 2 के सामने क्या, कुछ भी नहीं। लेकिन ईटीएफ उससे भी कम होता है, 0.05 होगा, 0.08 होगा, लेकिन उसमें ब्रोकरेज भी तो जुड़ा होता है। आप बाय और सेल कर रहे हो भाई, तो उसमें ब्रोकरेज भी तो जुड़ा हुआ है पूरी अमाउंट का। तो वो मोटा मोटा एक्सपेंस रेशियो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही आ जाता है। कमिंग ऑन टू लिक्विडिटी, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। सब बोलते हैं लिक्विडिटी हाई है, लिक्विडिटी कम है। भाई इसकी लिक्विडिटी का मतलब क्या है? इंडेक्स फंड हाईली लिक्विड क्यों है? क्योंकि इसमें आपका कोई भी
कैश स्टॉक ट्रेड नहीं हो रहा है, आपका पैसा म्यूचुअल फंड में जा रहा है, आपने कहा मुझे रिडीम करना है, म्यूचुअल फंड ने पैसे को निकाल के आपको दे दिया। इसमें क्या हो रहा है, ये लाइव मार्केट में ट्रेड हो रहा है, मतलब कोई आप अगर सेल कर रहे हो तो कोई बायर खड़ा होना चाहिए, उसमें म्यूचुअल फंड का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई बायर नहीं मिला तो आपको उस प्राइस पे खरीद नहीं पाएगा वो ETF। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं आपको, लेके चलता हूं NSE वेबसाइट पे। तो भाई हम लोग आ गए NSE की वेबसाइट पे, और यहाँ पर आप किसी भी यहाँ पर टाइप करेंगे ETF, तो धड़ 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 पूरा ड्रॉप डाउन आ जाएगा, आपको जो सिलेक्ट करना है उसको देख सकते हैं। मैं ICICI के बारे में बात कर रहा था, इसलिए ICICI के निफ्टी ETF को मैंने खोला है। तो आप देख करके सरप्राइज रह जाएंगे कि वॉल्यूम ट्रेड हुई है 2,70,000, ट्रेडेड वैल्यू कितनी हुई है 2,60,000, 260 लैक्स, बेग योर पार्डन, 260 लैक्स। तो दोस्तों ये जो वैल्यू है इसका मतलब क्या है, आपने इसको सोचा कि कल मैं 96.6 पे सेल करूंगा, लेकिन उस पे 96.6 पे कोई बायर ही नहीं खड़ा है। बायर किस पे खड़ा है, वो सपोज 95 पे खड़ा हुआ है, 95.5 पे खड़ा हुआ है, और 94 पे खड़ा हुआ है, तो आपका ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, आप बड़ी वॉल्यूम लिए बैठे हैं, आप सोच रहे हैं मेरे पास 10 लाख रुपए का ETF पड़ा है, मैं सेल कर देता हूं। भाई उस पर कोई सेल करने वाला, बाय करने वाला ही नहीं खड़ा है, तो आप ले कहां से लेंगे। वहीं पर अगर आपके पास ये इंडेक्स फंड होता तो आपको सेल करना है किसको, म्यूचुअल फंड को। जो म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड मैनेज कर रहा है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि आपको ये पैसा देगा, वो पैसा देगा, वो उसकी जिम्मेवारी है। वो कैसे मैनेज करता है उसकी जिम्मेवारी है, लेकिन इसमें आपको कोई बायर मिलेगा, क्योंकि ये स्टॉक है ना, देयर इज नो म्यूचुअल फंड इन्वॉल्वमेंट, ये सीधे सीधे लाइव मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो ये एक छोटा सा लिक्विडिटी का इशू है जो कि मैंने आपके सामने लाने की कोशिश करी। लेकिन इसी का एक एडवांटेज है कि भाई ETF जब आप बाय और सेल करते हो, अगर आपके पास छोटी क्वांटिटी, इफ यू आर हैविंग स्मॉलर क्वांटिटी, तो फिर एक सेकेंड दोस्तों, ये प्रो टिप पहले ही आ गई। अच्छा, तो भाई अगर लाइव प्राइस मिल जाता है आपको, लाइव प्राइस क्या है भाई, अगर आप इंडेक्स फंड में इशू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने जब बाय करा तो आपको दिन के एंड की NAV मिलेगी। उस समय जो लाइव चल रहा है प्राइस, भाई मार्केट में भी चल रहा है प्राइस, फॉर एग्जांपल निफ्टी का 9100 एग्जांपल के तौर पे, और एकदम जब दिन खत्म हुआ तो भाग गया 9200 हो गया, तो आपको किस प्राइस पे NAV मिलेगी, 9200 पे। जबकि ETF पे आप 9100 की ETF उठा सकते थे, नहीं उठा सकते थे। तो ये बेनिफिट है कि उठा सकते हो, लेकिन जब सेल करने का नंबर आएगा तो हो सकता है ना मिले, हो सकता है जब बाय करने जा रहे हो तो हो सकता है उतना ना मिले, हो सकता है थोड़ी क्वांटिटी का मिले, आपको 10 लाख का चाहिए, 10 लाख का 9100 ना मिल पाए, क्योंकि लिक्विडिटी का इशू है। तो लेकिन इसमें आपको लाइव प्राइसेस मिलने के पूरे के पूरे चांसेस रहते हैं। इसमें आपको कोई भी डीमैट रिक्वायर्ड नहीं है दोस्तों। ज़ेरोधा का कॉइन ऐप डाउनलोड करो और धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट शुरू करो। ज़ेरोधा में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसीलिए आपको रिकमेंड करता हूँ। जो मैं करता हूँ वही रिकमेंड करता हूँ। बाकी मैं ये नहीं बताता कि आप उसमें भी खोल लो, उसमें भी खोल लो। तो इसमें आपको डीमैट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें आपको डीमैट इज़ मस्ट, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो ना, तो भाई डीमैट तो चाहिए ना, ट्रेडिंग अकाउंट तो चाहिए। तो अगर आप ETF इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू नीड टू हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, जिसका लिंक मैंने ज़ेरोधा का डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इट्स अ लीडर यार, तो इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट गो अहेड। नाउ कमिंग ऑन टू मल्टीपल्स, इसमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होता है, फॉर एग्जांपल ₹500, ठीक है, ₹500 से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। जबकि इसमें क्या होता है, इसको आप फ्रैक्शंस में ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब आपको 96 का अगर निफ्टी का ETF है ICICI का, तो 96 इंटू 2, 96 इंटू 3, जबकि इसमें क्या है 500 कर सकते हो, चाहो तो 600 कर सकते हो, एंड सो ऑन, है ना। इसका भी वैसे मल्टीपल होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसके स्ट्रिक्ट मल्टीपल पे आपको चलना पड़ेगा, इसको फ्रैक्शन में ब्रेक नहीं कर सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टिंग क्राइटेरिया में, वो है डिसिप्लिन। जब आपके पास आंखों के सामने ETF पड़ा होता है ना, आपको लग रहा है यार HUL गिर गया, यार HUL गिर गया, यार लो यार ETF बेच देते हैं, यार HUL उठा लेते हैं, 1800 चला गया, तो आपने क्या किया, अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को ताक पे रख दिया और अपनी डिसिप्लिन को खो दिया और अपनी ETF को बेच दिया। और पता नहीं HUL गिरेगा कि नहीं गिरेगा, आपने पहले ही उसको बेच दिया। जबकि इंडेक्स फंड में क्या होता है, आपको एक तरह का ब्रेक लगता है, डिसिप्लिन इंश्योर रखता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको मदद करता है। जबकि ETF में क्या है, आपके सामने पड़ा हुआ है, आपको सिर्फ सेल ही तो दबाना है, सेल कर दिया, सारे ETF धड़ाधड़ आउट हो गए। तो दोस्तों दिस इज नॉट अ राइट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसलिए इंडेक्स फंड क्रिएट्स मोर डिसिप्लिन इन इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्गर रन रादर देन ETF। सो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। अब मैं चलता हूं प्रो टिप्स पे दोस्तों, जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा मैं शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1,
अगर आप इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कृपया करके उसकी एक्सपेंस रेशियो को चेक करें। ज़ीरोधा कॉइन के ऐप को डाउनलोड करें, उसमें सारे के सारे एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल साफ साफ दिए रहते हैं, चेक करिए। जिसका मिनिमम है उसमें इन्वेस्ट करिए, ना कि उसमें इन्वेस्ट करिए जिसका कि बहुत ज़बरदस्त रेटिंग जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त उसने परफॉर्मेंस दिखाया है। अल्टीमेटली सभी एक ही बराबर परफॉर्म करेंगे जाकर के इन द लॉन्ग रन। डोंट एवर चूज डिविडेंड ऑप्शन। डिविडेंड ऑप्शन कभी मत चूज करना, हमेशा ग्रोथ ऑप्शन ही चूज करना। इसके अलावा दोस्तों कभी भी वन गोल वन स्कीम के झांसे में नहीं आना है। आप 2 स्कीम इन्वेस्ट करो, जब भी आपको पैसे की जरूरत है उससे रिडीम कर लो। किसने रोका है भाई कि आपको रिडीम मत करो? ये जबरदस्ती आपको पहनाया जाता है कि आप पहन लो और स्कीम पहन लो। स्कीम पहननी नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। डोंट गो फॉर मल्टीपल स्कीम्स फॉर ईच एंड एवरी गोल, अदरवाइज यू विल एंड अप लूजिंग मनी ओनली। नेवर चूज रेगुलर ऑप्शन, ऑलवेज चूज डायरेक्ट, क्योंकि रेगुलर जब आप चूज करोगे तो आपका कुछ पैसा एज अ ब्रोकरेज जाएगा उन लोगों के लिए जो आपको इशू कर रहे हैं। तो कृपया करके डायरेक्ट लें और डायरेक्ट इन्वेस्ट करें। एनएफओ में जनरली अवॉइड करिए। अगर आपको लगता है ये एनएफओ बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तो इन्वेस्ट करिए। अदरवाइज उस म्यूचुअल फंड का जिसका कि कम से कम 3 साल का रिकॉर्ड हो, कम से कम 3 स्टार की तो रेटिंग हो ही, एटलीस्ट 3 स्टार रेटिंग हो, उसमें ही इन्वेस्ट करें। नए एनएफओ में इन्वेस्ट मत करें, बहुत ज़्यादा बड़े म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट ना करें। और उस म्यूचुअल फंड में जिसका कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,000 करोड़ से ऊपर हो गया है, 10,000 करोड़ से ऊपर हो गया है, कृपया करके उसको अवॉइड करें। तो छोटा सा होमवर्क आपको करना है कि आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपके पास कितने म्यूचुअल फंड हैं। यू आर हैविंग 1, यू आर हैविंग 2, यू आर हैविंग 4, यू आर हैविंग 12। मेरे पास तो कुछ डायमंड मेंबर्स हैं जिनके पास 24 म्यूचुअल फंड है। मैंने कहा कि आप इट वॉज रियली फनी एंड रादर डिसअपॉइंटिंग टू सी दे आर हैविंग 24 schemes फॉर पास्ट 10 years और उनका रिटर्न्स आर लेसर देन एफडीज। तो मतलब मैंने कहा कि आप कर क्या रहे हो? सो दिस इज द काइंड ऑफ फीडबैक्स विच आई कीप गेटिंग। तो आपको बताना है कितने म्यूचुअल फंड है, उनका एक्सपेंस रेशियो क्या है और उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट चेक करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि पीपल शुड ऑल्सो गेट टू नो, है ना। आप हमेशा कमेंट पढ़ के दूसरों का इन्फॉर्मेशन ले लेते हो, लेकिन खुद भी तो कुछ शेयर करो ना। तो आप नीचे शेयर करो ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई किसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना ज़्यादा चल रहा है। दोस्तों जितनी ज़्यादा चीज़ें शेयर करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आप खुद सीखोगे। कल मैंने सोवरन गोल्ड बॉन्ड को लेकर के वीडियो बनाया था, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। तो दोस्तों इस नॉलेज को शेयर करो, share this with maximum people so that they also get to know this information free of cost, ताकि they also don't get trapped into multiple scheme। एक गोल एक स्कीम, पता नहीं क्या, I don't know what is that, but अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी रह जाती है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना। डू नॉट फॉरगेट द होमवर्क एंड लेट अस नो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।